दिल्ली में पूरे देश में 2 विश्वविद्यालय हैं, एक का नाम है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दूसरी का नाम है जामिया मिलिया जो दिल्ली में है। माफ कीजिएगा, इसी उत्तर प्रदेश में 20 साल तक उन ताकतों ने राज किया जो दलित और मुसलमान की एकता की बात जिन्ना के जमाने से कर रहे हैं, और उसको अब नया नारा दिया गया है जय भीम और जय मीम। उन लोगों की सरकार रही, मुलायम सिंह की सरकार रही जो ओबीसी के थे, मायावती की सरकार रही जो दलित थी, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में 20 साल सरकार रहने के बावजूद भी आज तक ओबीसी और एससी एसटी का आरक्षण लागू उस यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ। उन्होंने साफ मना कर दिया। और इस देश की सुप्रीम कोर्ट जो इस बात के लिए तो चिंतित है कि बॉम्बे में दही हांडी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, महाकाल में पानी कितना चढ़ना चाहिए, पटाखे कितने बजने चाहिए, लेकिन यह काम सुओ मोटो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लिया कि इस देश के संविधान की खिलाफ वर्जी इस हिंदुस्तान की एक यूनिवर्सिटी कर रही है जिसकी ग्रांट हिंदुस्तान की सरकार देती है, यूजीसी देता है, उस पर कोई नहीं बोला। और अफसोस यह है कि सरकारें आए जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकारों के चलने का अपना एक अंदाज होता है, उसमें कभी कुछ चीजों में तेजी आती है, कुछ चीजों में कमी आ जाती है। लेकिन मेरा मानना यह है, अरुण जी ने एक दूसरी बात कही कि जो लोग इस बात से नहीं चाहते कि 1954 में इसी संविधान जिसको इस देश की जुडिशरी बड़ी सुओ मोटो लेती है, इस संविधान की सुबह शाम कस्में खाई जाती हैं, इसी संविधान को तोड़ करके 4 जज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो चुप्पी साध दी जाती है। लेकिन इसी संविधान में जिस फ्रॉड की बात अरुण जी ने कही है कि 1954 में हुई, और उस 54 में करने के पीछे जो मंशा थी वो भी बताया कि जो 2.5 लाख परिवार थे वो कितने लाख हो गए, और एक खास मकसद से सोच समझ के दानिश्वर ने उसको ऐसा उलझाया कि आप आज तक उस धारा को, उस तथाकथित प्रेसिडेंट के ऑर्डर को हटा नहीं पाए। और इस देश की कोर्ट ने, चीफ जस्टिस ने, पुराने नए आए गए किसी ने यह पूछा नहीं क्या संविधान के अंदर प्रेसिडेंट द्वारा पास किया कोई ऑर्डर बगैर संसद के दोनों सदनों के पास किए हुए जिंदा रह सकता है कि नहीं, लेकिन जिंदा है। और अफसोस की बात यह है कि इस देश में जम्मू कश्मीर सूबे की वजीर आला मोहतरमा महबूबा मुफ्ती इस 35A केस के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल हुई है। उस पिटीशन में हमने सिर्फ इतना ही चैलेंज किया है हमारे साथियों ने कि क्या राष्ट्रपति का आदेश संविधान का हिस्सा बन सकता है, और क्या इस आदेश को कभी संसद के दोनों सदनों ने पारित किया है, और नहीं किया है तो फिर ये चल क्यों रहा है। उसको 19 अगस्त 2014 में वो पिटीशन कोर्ट में हुई, उसमें तमाम सारे साथी अरुण जी और पूरे अस्पताल के तमाम सारे लोग उसमें साथ में खड़े हुए हैं। उसमें कोई विवाद नहीं है कि किसने डाली किसने नहीं डाली। मेरे परिवार का कोई आदमी कश्मीर से लेना देना नहीं है, मैं उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ का रहने वाला, और 25 तारीख को उसकी सुनवाई है। जिन लोगों ने 1954 में ये नहीं सोचा, मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूं, आज कश्मीर की और कश्मीरी हिंदू पंडित की समस्या के लिए, उस प्रॉब्लम के लिए जो कुछ वो बर्दाश्त कर रहे हैं, उसके लिए पूरा भारत जिम्मेदार है। ये कैसे मुमकिन है कि इस देश में एक वर्ग फलस्तीन के अंदर अगर गोली चलती है तो हिंदुस्तान की सरकार को बाध्य कर देते हैं कि आप इजराइल के साथ संबंध नहीं रखेंगे, और यह सरकार 25 साल से संबंध निभा रही है, लेकिन ऐसी सरकार है कि उस संबंधों को सार्वजनिक नहीं करना चाहती। इस देश की विदेश नीति को इस देश के लोगों ने अपीसमेंट के चलते बना दिया, और हम खामोश हैं। जो फलस्तीन के लिए मुसलमानों में चिंतित होते हैं कि फलस्तीन में गोली चल रही है, भारत की पॉलिसी बदलनी चाहिए, भारत में प्रदर्शन होंगे, नेतन्याहू यहां आएंगे तो पूरे देश के अंदर बंद होगा, पोस्टर लगेंगे, गालियां दी जाएंगी, तो मैं ये पूछ रहा हूं भाई, आपको ये समझ नहीं आया था ये कौन लोग हैं? इसी जम्मू कश्मीर में एक म्यांमार नाम की जगह है जिसका पूरे देश में आप लोगों ने देखा होगा, हंगामा मचा हुआ है। जो यहां से ईस्टर्न यूपी और बिहार से जो बेचारे मुसलमान पाकिस्तान गए थे, मेरा हेड ऑफिस कराची में है,
और मुझे पिछले 12 साल में कोई 200 बार पाकिस्तान जाने का शर्फ हासिल। रोहिंग्या मुसलमानों के भारत में आने पे, भारत में उन्हें रखने के लिए एक वर्ग ने पूरे देश में हायतोबा मचा दिया था। बंगाल में नारे लग रहे हैं, आर्यन वापस जाओ, रोहिंग्या हमारे भाई हैं। जिन रोहिंग्या से तो कोई रिश्ता नहीं होगा उनका, उनके लिए उन्होंने भारत में ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि आपकी सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि भारत के संविधान में जो है मानवता सबसे ऊपर है, लिहाजा मानवता में सुप्रीम कोर्ट को रोहिंग्याओं के बारे में अपील दाखिल कर दी गई और अब सुनवाई चल रही है। लेकिन उसी जम्मू कश्मीर में जिसमें 35A का नाम लेकर के 10 लाख हिंदुओं को आपने उनके वोटिंग राइट से, उनके अधिकारों से वंचित करा, उसी जम्मू कश्मीर में कहां म्यांमार है और कहां जम्मू है। 10,000 म्यांमार के लोग वहां आके रोहिंग्या बस गए, उनको राशन कार्ड भी मिल गया, उनको आधार कार्ड भी मिल गया। ये बगैर सत्ता और व्यवस्था के मेरे नहीं मिल सकता। हम लड़ाई को सीधे लड़ना चाहते हैं, सीधी बात करिए। किसी को बुरा लगे लगता होगा, किसकी सरकार है मुझे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप बताएं मुझे कि हम अपने ही देश में अपने ही लोगों के, जिन पंडित कश्मीरियों हिंदुओं को मारा गया, जिनको लूटा गया, जिनके साथ सब कुछ जगह अपराध हुआ, किसी ने बोला कि जो लोग यहां डिबेट में बैठकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इस्लाम का, कुरान का, हदीस का, मोहम्मद साहब का सुबह शाम प्रवचन देते हैं, उनसे ये पूछिए कि कश्मीर की मस्जिदों का इस्तेमाल किसके हो रहा था? कश्मीर की मस्जिदों से नारे हिंदुओं के खिलाफ लड़ रहे थे कि नहीं लड़ रहे थे? कश्मीर में आतंकवादी शरण लेते थे कि नहीं लेते थे? लेकिन मेरा कहना यह है कि आप कश्मीर के अंदर जिन लोगों के बारे में आप बात कर रहे हैं, मैं इस बारे में कोई मेरा डाउट नहीं है कि कश्मीर का आतंकवादी, पाकिस्तान का आया हुआ आतंकवादी, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, ये अब्दुल्ला, वो मुफ्ती, ये सब एक प्लेटफॉर्म पर है। और ये सरकार की शक्ल में, चाहे वो कांग्रेस के साथ बनाए, चाहे बीजेपी के साथ बनाए, चाहे वो किसी के साथ बनाए, वो अपने एजेंडे से 1% भी आगे पीछे नहीं है। अगर कंफ्यूजन है तो आपको, इसीलिए इस देश में एक चुनी हुई वजीर आला जब 35A की सुनवाई हो रही थी और सरकार ने अपना पक्ष रखा और उनको यह लगा कि शायद सरकार जो है इस पे कोई किसी तरीके का आश्वासन नहीं दे रही है, तब भी हमने चैलेंज से कहा कि इसमें सरकार का रोल ही नहीं है। एक फ्रॉड संविधान के साथ किया है, संविधान के जजेस उस पर बात करें, अगर उनको लगता है कि ये ठीक है तो भारत सरकार को बात करे कि दोनों सदनों से इसको पास कराए ताकि ये लीगल हो जाए, और अगर ये इलीगल है तो इसको कोर्ट को बताए, इसमें सरकार क्या करेगी? ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है। उसी 35A की जब सुनवाई चल रही थी तो इस देश के एक सूबे की वजीर आला ने यह कहा, और ये रिकॉर्ड पर है, क्योंकि हमारे देश में हिंदू समाज समय पे प्रतिक्रिया नहीं देता है और हम उस वक्त बड़े बड़े तर्क की बातें कर लेते हैं, महान बातें कर लेते हैं, इतिहास की बातें कर लेते हैं और अपने उस कावड़ एक्ट को छुपाने के लिए महानता की चादर ओढ़ लेते हैं। सॉरी, महबूबा मुफ्ती ने रिकॉर्ड पे कहा कि अगर 35A से छेड़छाड़ की गई तो जम्मू कश्मीर में तिरंगे को कंधा देने वाला नहीं मिलेगा। इस देश में कुछ नहीं हुआ, इस देश में कोई डिबेट नहीं है, इस डिबेट में सड़कों पे लोग नहीं निकले, लेकिन रोहिंग्या के लिए जिनसे कोई रिश्ता नहीं है, फलस्तीन के लिए जिनसे कोई रिश्ता नहीं है, आज तक मैंने नहीं देखा कि उनके बसाने के लिए तो चुपचाप 10,000 रोहिंग्या को आपने जम्मू में बसा दिया। किसने उनको आधार प्रोवाइड कराया? किसने उनको राशन कार्ड प्रोवाइड कराया? आप एक ऐसी व्यवस्था से, आप एक ऐसी सोच से लड़ रहे हैं, उनसे आप ये उम्मीद करते हैं कि वो माहौल को बेहतर बनाएंगे? जो उनके सामने पिछले 50 साल से रह रहे हैं, जिनको विधानसभा में वोट देने का अधिकार नहीं है, जिनको पंचायत में वोट देने का अधिकार नहीं है, उनको तो लीगली उन्होंने आने से रोक दिया है और इस देश के राष्ट्रपति ने वहां फ्रॉड किया और इस देश की लीगल फ्रेटर्निटी ने उसको एक्सेप्ट किया और इस देश के लोगों को पता नहीं है कि 35A नाम के फ्रॉड के तहत आप कश्मीर की लड़की, अरुण जी अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे बताइए, कश्मीर की लड़की अगर बाहर के लड़के से शादी कर ले
तो उसकी नागरिकता भी खो जाएगी और उसको सारे अधिकार भी खो जाएंगे। लेकिन कमाल की बात यह है, वो कश्मीर की लड़की पाकिस्तान से शादी करेगी किसी लड़के से, तो उस लड़की को भी नागरिकता मिल जाएगी। कहीं सुना है ये पाखंड आपने देश में? अब आप बताइए मुझे, अगर लोगों को नहीं पता तो इसमें पाकिस्तान जिम्मेदार है। हम अपने अधिकारों के बारे में जानते ही नहीं, हमारी प्रॉब्लम क्या है हम इस बात को जानते ही नहीं। इसलिए जो अरुण भाई बार बार कह रहे हैं कि हमारे देश में एक खास सोच के लोग जो पब्लिक में नहीं आते, वो नैरेटिव तय करते हैं कि क्या नैरेटिव होना चाहिए, और हमारा देश उस नैरेटिव को लेकर दिन भर घूमता रहता है। जैसे उन्होंने नैरेटिव क्रिएट कर दिया है, जिसके बारे में अरुण जी बार बार कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर जो है एक विवाद है, जम्मू कश्मीर एक विवाद है। अब पूरी इतना लंबा जो आप लोगों ने स्पीच सुनी, तो आप लोगों को कम से कम ये समझ में आ गया होगा कि जम्मू कश्मीर में जो 15% इलाका है, उस 15% में भी 5 डिस्ट्रिक्ट हैं, उस 5 डिस्ट्रिक्ट में भी कुछ लोग हैं, वो इस विवाद को, इस आतंकवाद को, इस अलगाववाद को चला रहे हैं। लेकिन इस भारत का मीडिया, इस भारत के दानिश्वर सबने कहा जम्मू कश्मीर विवादित है, विवादित है। और एक दूसरा चल रहा है कि जब भी बात होगी तो वहां के चाहे साबिक वजीर आला हो, चाहे मौजूदा हो, स्टेक होल्डर की बात होती है। कौन है स्टेक होल्डर? XYZ वो व्यक्ति स्टेक होल्डर है, जिन्होंने इस भारत के संविधान को मानने से इनकार कर दिया, भारत की रिट को मानने से इनकार कर दिया, वो भी इस देश के अंदर जम्मू कश्मीर की बातचीत के स्टेक होल्डर हैं। मैं अभी पिछले दिनों 15 तारीख को हरियाणा में गया था, एक छोटे से चरखी दादी के प्रोग्राम में मुझे बुलाया, मुझे बहुत ज्यादा पता नहीं था। हरियाणा स्टेट में कोई गांव ऐसा नहीं है जिसका बेटा जम्मू कश्मीर में शहीद होकर ना आया हो, कोई ऐसा गांव नहीं है। अभी शौक, लेकिन कमाल देखिए कि जो भारत की रिट को चैलेंज कर रहे हैं, जो भारत के संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, और उनके सूत्र का भी सबको पता है, वो कैसे बने, कहां से आए, क्या हो रहा है, ये सबको पता है, वो तो कश्मीर मामले के स्टेक होल्डर हैं। तो भाई इस देश में आसाम से लेके कन्याकुमारी तक का जवान कश्मीर के लिए जान दे के आया है, वो स्टेक होल्डर को नहीं होगा, वो भी स्टेक होल्डर, उसकी भी राय ली जानी चाहिए। और कश्मीर के लोग करते क्या है, कितना पैसा अपने ही राज्य में अपनी इंडस्ट्री से, अपनी खेती से वो जनरेट करते हैं, उससे कितना बजट चलता है अरुण जी से बेहतर कोई नहीं जानता होगा। अगर भारत के माइनस कश्मीर, भारत के तमाम सारे लोगों का जो टैक्स पेयर का पैसा है, उसका हिस्सा कश्मीर को जाता है, और जो चावल आप 150 रुपए किलो खरीदते हैं, वो 5 रुपए में इसलिए मिलता है कि आपके टैक्स से उनको पाला जा रहा है। वो कहते हैं कि ये भारत स्टेक होल्डर नहीं है। अरे हर दिन तुम्हारे कपड़े पहनने, उठने, बैठने